हेलो बच्चों, मेरा नाम है शेख इमरान और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ग्रेविटी। इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हो। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हमारे इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी कि न्यूटन ने जो लॉ दिया था यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटी के बारे में, उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने केपलर्स के लॉ के बारे में स्टडी किया था। केपलर ने जो 3 लॉ दिए थे उनके बारे में स्टडी किया था, लेकिन केपलर ये प्रूफ नहीं कर पाए थे कि प्लैनेट्स जो है ये पर्टिकुलर लॉस पर क्यों चलते हैं। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसे देख लो, ठीक है। तो केपलर ने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि प्लैनेट्स पर्टिकुलर लॉस को फॉलो क्यों करते हैं। और न्यूटन की बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी, क्योंकि न्यूटन ने अपने वक्त से पहले पहले जितनी भी स्टडी हो चुकी थी प्लैनेटरी मोशंस के बारे में, उन सब की स्टडी करते हुए न्यूटन ने अपने थेरीज को, अपने लॉस को लोगों के सामने रखा था। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रखा, और न्यूटन्स के लॉ जो है उनके बारे में भी हम आगे स्टडी करने वाले हैं। सो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, all the above considerations including Kepler's law led Newton to formulate his theory of universal gravity। देखिए मैंने अभी बताया आपको कि न्यूटन ने जो स्टडी की है ग्रेविटी की, इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से प्लैनेट्स के मोशन के ऊपर, प्लैनेट्स के बारे में स्टडी कर कर कुछ चीजें बताई थी। न्यूटन ने उसको स्टडी किया, केपलर के लॉ को भी स्टडी किया और अपना थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी को फॉर्मुलेट किया, यानी कि प्रपोज किया लोगों के सामने कि इस तरह से जो है ग्रेविटी हमारे दुनिया में वर्क करती है। सो आगे देखते हैं। न्यूटन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, every object in the universe attract every other object with a definite force। अब देखिए न्यूटन ने एक्चुअल में अपनी इस थ्योरी में क्या बताया। न्यूटन ने बताया कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद है, ऑब्जेक्ट्स यानी कि जैसे कि जो प्लैनेट्स है, जो स्टार्स है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सभी चीजें एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, वो भी एक डेफिनेट फोर्स के साथ। उनकी अपनी एक फोर्स है जिससे कि वो चीजों को अपनी तरफ, ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचते हैं। ये बताया था न्यूटन ने अपनी इस थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी में। और क्या बताया था? दिस फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और क्या बताया था न्यूटन ने? देखिए न्यूटन ने बोला कि ये जो फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगती है हमारे यूनिवर्स में, ये फोर्स उनके मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायरेक्ट डिस्टेंस से। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा फोर्स कम होती जाएगी। कैसे? देखिए आगे समझते हैं। सो अब देखिए यहाँ पर ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही होगी जिसमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इससे हम समझेंगे। पहले देखिए यहाँ पर इस डायग्राम के बारे में क्या बताया जा रहा है कि फिगर 1.5 शोज टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 विथ मास m1 m2, जिसका मास m1 और m2 है, ठीक है। केप्ट एट ए डिस्टेंस d, जिनको दो अलग अलग जगहों पर रखा गया, उनके बीच के डिस्टेंस को d कह दिया गया, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसको d का नाम दे दिया गया, राइट। सो मैथमेटिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज कैन बी रिटन एज, तो मैथमेटिकली इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में लग रही है, उसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली? तो मैथमेटिकली से रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस फॉर्मूले को ठीक से हम समझेंगे। देखिए अब जब हम ये जो फॉर्मूला दिया गया है मैथमेटिकली समझने के लिए कि किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो क्या बोला गया? देखिए
सबसे पहले तो हम यहाँ पर कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लेंगे, सपोज के ओके, तो सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके, प्लैनेट ही समझ लेंगे ना, प्लैनेट समझ लेंगे, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे हम प्लैनेट कंसिडर कर लेंगे, ये एक हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स देन these objects also has a particular mass of them, ठीक है, मास भी उनका होना चाहिए, तो सपोज कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, राइट, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बोली जा रही है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, इस डिस्टेंस को d डिनोट कर दिया गया, d से इसको डिनोट किया जा रहा है। और दूसरी चीज क्या बताई जा रही है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स और ये फोर्स, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन पता कैसे करें कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला दिया गया, बोला क्या गया है कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑब्जेक्ट्स के मासेस से, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट एंड द अदर ऑब्जेक्ट, दोनों के ही मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, ठीक है। देन और क्या बोला गया, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इससे हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, देखिए इसी को लिख लेंगे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का जो सिंबल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसकी जगह हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे, कांस्टेंट यूज करेंगे जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहेंगे जी, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स का है, किसका है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये जो एफ रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस फॉर्मूला में, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर m1 जो है ये मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे हम, ठीक है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, राइट। यहाँ पर m1 जो है ये मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। देन मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट इसे हम m2 कह देंगे। और यहाँ पर ये जो आपको d दिखाई दे रहा है, ये डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पर d इसको नोट किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे हमें इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को अगर निकालना है तो F इज इक्वल टू, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G यूज करना पड़ेगा, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। इस तरह से हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर G क्या है, तो G यहाँ पर आपको लिख लेंगे, ठीक है, वेट ए मिनट, हाँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट G, ठीक है। इन सबको आपको याद रखना है, ठीक है। F मतलब क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, m1 m2 ये दोनों ही ऑब्जेक्ट का मास, d डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट, और g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब इसी फॉर्मूला से हमें समझना है कि जो न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स की जो थ्योरी दी थी वो वर्क कैसे करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है, या कुछ चीजें आपको बताई गई है, इसको हम इक्वेशन के जरिए, इस फॉर्मूला के जरिए ही समझेंगे। द अबो मास, सॉरी, द अबो लॉ मीन्स दैट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, अभी यहाँ पर ऊपर जो आपको लॉ दिया गया था उसके हिसाब से अगर मास को डबल कर दिया जाए तो जो फोर्स है वो भी डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो डबल, मास अगर डबल कर दिया जाए तो जो फोर्स है वो भी डबल हो जाएगा। चलिए इसको भी समझ लेते हैं।
क्या बोला जा रहा है, वॉट विल हैपन, वॉट विल हैपन इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट गेट्स डबल्ड। क्या होगा अगर मास डबल कर दिया जाए एक ऑब्जेक्ट का। तो इसे हम फॉर्मूला के जरिए समझते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे ग्रेविटेशन फोर्स का, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो वन ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है m1 m2, इसमें से किसी एक का जो मास है वो डबल कर देंगे। डबल करेंगे मतलब क्या होगा, उसे हम m1 m2 है तो क्या 2m1 या फिर 2m2 इस तरह से लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पर मास डबल कर देंगे जी, वेट अ मिनट, ओके, हाँ, 2m1 m2 हमने क्या किया यहाँ पर m1 के मास को डबल कर दिया। अब क्या होगा, सो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू 2g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जी m1 m2 डी स्क्वायर, ये क्या है, फोर्स है, यानी कि फोर्स क्या हो गया, डबल हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू 2F, फोर्स क्या हो गया यहाँ पर, डबल हो गया। चलिए एक और अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाए कि अगर, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, व्हाट विल हैपन इफ द मास ऑफ both the objects gets डबल्ड। क्या होगा अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया जाए, चलिए वो भी देख लेते हैं। फिर से वहां पे हम यहाँ पे हमें वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। सो F इज इक्वल टू जी को जैसे कि वैसे लिख लेंगे, दोनों ही ऑब्जेक्ट के मास को जो है डबल कर देंगे, 2m1 2m2 अपॉन डी स्क्वायर। अभी यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2 × 2 4 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 4m1 m2, जी तो लिखना भूल गए, जी लिखेंगे, ठीक है, जी 4m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब ये 4 को यहाँ पे ला लेंगे, F इज इक्वल टू 4g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब ये वाला जो आपको मिल रहा है यहाँ पर फॉर्मूला, ये सारा का सारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फोर्स कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू 4, यानी कि अगर दोनों की ही मास को डबल कर दिया जाए तो फोर्स जो है वो 4 गुना हो जाएगा। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया जाए तो फोर्स जो है वो डबल हो जाएगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं, चलिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में आ सकते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा, व्हाट विल हैपन इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट गेट्स डबल, अगर एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। या फिर अगर ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है, जैसे कि व्हाट विल हैपन इफ द मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स गेट्स डबल, अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया जाए तो क्या हो गया, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अब आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलिए, अभी हमने देख लिया कि दोनों ही ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा। अब हम देखेंगे कि डिस्टेंस को अगर डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा। व्हाट विल हैपन if the distance between the two objects gets डबल। क्या होगा अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो। फिर से एक बार हम उसी फॉर्मूला से इसको एक्सप्लेन करेंगे, चलिए।
F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिस्टेंस को डबल करने वाले हैं। F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी, कितना करें, डी को क्या कर रहे हैं, हम डबल कर रहे हैं, तो 2 डी स्क्वायर, राइट। चलिए F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय 4d स्क्वायर। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू, इसे हम साइड में ले सकते हैं 1/4 जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्मूला, ये तो कर रहा है फोर्स को रिप्रेजेंट, तो हम यहाँ पे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4, यानी कि फोर्स 4 टाइम्स कम हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू objects gets doubled, the force will decrease by the factor of the factor of 4 टाइम्स फोर्स जो है वो कम होगा। इस तरह से इसका आंसर निकल के आएगा। ये क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, तो आपको इन्हें सही से समझकर लिखना पड़ेगा, इसको आपको याद ही कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर पेपर में आंसर लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि क्या क्या होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, फोर्स डिक्रीजेस बाय फैक्टर 4, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो हमने वहां पर देख ली, इससे कम तो नहीं देखा, ज्यादा ही देखा है। अभी तक अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है तो लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो थैंक यू सर, या कुछ तो ऐसी चीजें लिखिए जिससे हम मोटिवेट होंगे, और भी ऐसे लेक्चर्स बनाने का हमारा मतलब मोटिवेशन मिलेगा, और आपका ही फायदा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर कुछ चीजें पूछी जा रही है कि व्हाई डिड न्यूटन अज्यूम इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटी में इनवर्स प्रोपोर्शन क्यों चुना, डिस्टेंस का स्क्वायर क्यों लिया, यानी कि क्या बताया हमने कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, तो स्क्वायर क्यों लिया डिस्टेंस का, और इनवर्स प्रोपोर्शनल क्यों लिया, क्या वजह थी। तो यहाँ पे उन्हें क्या हुआ, ही वॉज हेल्प्ड बाय केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर के थर्ड लॉ से इन्हें हेल्प मिली। कैसे हेल्प मिली, चलिए आगे देखते हैं कैसे हेल्प मिली उन्हें केपलर के थर्ड लॉ से। सो देखिए अब क्या हुआ, केपलर ने क्या बताया कि, देखिए एक बार फिर से हम ड्राइंग के जरिए समझते हैं। चलिए केपलर ने क्या बताया कि सपोज एक प्लैनेट है, केपलर ने क्या बताया कि सपोज एक प्लैनेट है। अब ये सपोज हमारी अर्थ है, ठीक है, ग्रीन कलर से इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज ये हमारी क्या है, अर्थ, और हमारी अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, तो हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। अब सपोज यहाँ पर है सन, हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, ओके, ये है हमारा सन। केपलर ने प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया था। अब जब ये मूव करती है हमारी अर्थ, तो इसका एक पर्टिकुलर पाथ है, एक रास्ता है, ठीक है। इस तरह का ये रास्ता हमारे अर्थ का है जिससे हमारी अर्थ मूव करती है। एक मिनट, थोड़ा सा इसे हम चेंज करेंगे। हमारे अर्थ का एक पर्टिकुलर रास्ता है जिससे हमारी अर्थ जो है वो मूव करती है, ठीक है। इस तरह से हमारी अर्थ मूव करती है। अब ये जो इसका रास्ता है ये क्या है, ये है सर्कुलर मोशन, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड अराउंड घूमती रहती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसे हम कहेंगे।
अब यहाँ पे यही चीज बताई गई है, देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बताया गया और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि अर्थ जब हमारी इस तरह से राउंड राउंड घूम रही है एक रास्ते से, तो ये सर्कुलर पाथ है, ये वाला जो पाथ है इसका जो रास्ता है ये सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ से अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, अब डायरेक्शन की तो बात ही नहीं आएगी यहाँ पे, कांस्टेंट स्पीड से अगर जा रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, ऐसा हम उसे कह सकते हैं। तो हमारी अर्थ जो है सन के अराउंड एक पर्टिकुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन में घूम रही है, तो ये क्या हो गया उसका सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या लेना देना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहेंगे, जैसे कि हमने बताया था कि अगर आप एक स्ट्रिंग को, एक पत्थर ऐसे स्टोन अगर बांध दोगे ऐसे घुमाओगे तो वो गोल गोल घूमेगा, लेकिन ऐसे गोल गोल वो क्यों घूम रहा है, वजह क्या है उसके गोल गोल घूमने की, क्या वजह है इसके ऐसे गोल गोल घूमने की। कोई भी चीज जब ऐसे राउंड एंड राउंड फिरती है तो उसकी वजह ये होती है कि कोई एक फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, सेंटर की तरफ, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। हमारी अर्थ भी ऐसे ही घूम रही है, अगर कोई सेंटर की तरफ इसे फोर्स ना खींचती, ऐसे कोई फोर्स ना होती जो हमारी अर्थ को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती, तो हमारी अर्थ को ऐसे राउंड एंड राउंड घूमने की जरूरत ही नहीं होती, किसी ना किसी टेंजेंट से ऐसे हमारी अर्थ निकल जाती, कहीं ना कहीं निकल जाती घूमते हुए, राउंड राउंड फिरती ही नहीं। तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन हमारी अर्थ फॉलो कर रही है और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी है। सो और क्या बातें बताई गई है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। कंसिडर कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, हमने यहाँ पर हमारे अर्थ को कंसिडर कर लिया। वी हैव सीन अर्लियर दैट सच अ मोशन is possible only when the object is constantly acted upon by the force directed towards the center of the circle। और हमने पिछले हमने पढ़ा है, पिछले साल भी पढ़ा है, 9th में भी ये कंसेप्ट दिया हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में इस क्यों घूमता है, क्योंकि एक फोर्स है जो उसे अपनी तरफ खींच रही है और वो फोर्स उसे छोड़ नहीं रही है, अपनी ही तरफ ऐसे अपने ही आसपास ऐसे उसे फिरा रही है, ये हमने पढ़ा था। और उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स नाम दिया जाता है, ये भी हमने। इफ m इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, अगर m उसके मास को कहा जाए ऑब्जेक्ट के और v उसके स्पीड को कहा जाए तो r उसका क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में अगर हम देखें तो एक सर्कल के अंदर एक जो है सेंटर पॉइंट होता है, देखिए एक यहाँ पर हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, सपोज कि ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से हम जो एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसके किसी भी सर्कल के पॉइंट तक, तो ये होता है उसका रेडियस। तो एक सर्कल में रेडियस भी होता है, उसे हम यहाँ पर आर कंसिडर करेंगे सर्कल के रेडियस को। देन इट कैन बी शोन दैट द फोर्स इज इक्वल टू, तो इससे हम ये शो कर सकते हैं कि फोर्स जो है वो F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके फोर्स को, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्स का है, ठीक है। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स का नहीं कहेंगे ना, तो आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स लगभग दोनों ही एक ही बात है, वो आयरन मैन और टोनी स्टार्क दोनों एक ही चीजें है ना। इसी तरह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों ही एक ही चीजें हैं, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। चलिए, इफ अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट टुवर्ड्स द सन मस्ट बी। अब देखिए अगर एक प्लैनेट सन के अराउंड सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स उस प्लैनेट के ऊपर एक्ट कर रही है वो होनी चाहिए F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये होनी चाहिए वो फोर्स जो उस प्लैनेट पर अप्लाई हो रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की जा रही है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की जा रही है। वेयर एम जिसका मतलब है मास ऑफ प्लैनेट, वी जिसका मतलब है स्पीड ऑफ प्लैनेट और आर जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सन होगा। और यहाँ पर जो स्पीड का फॉर्मूला है वो भी आपको दिया गया है, इस फॉर्मूले को आप ठीक से देख लीजिए। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, ये दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हमारे इस डायग्राम के ऊपर, अब यहाँ से हम उसे ठीक से समझते हैं। अब ये आपको ये डायग्राम तो समझ गई होंगी कि हम इससे क्या समझाना चाह रहे थे। सेंट्रीपिटल फोर्स, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि जो सेंटर की तरफ चीजों को खींचती है, सेंटर की तरफ जो चीजों को खींचती है उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट राउंड एंड राउंड फिरता रहता है। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर खींच रही है उसे हम एफ से डिनोट करेंगे, जो अभी फॉर्मूला हमने देखा F इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर। अब यहाँ पर m जो होगा
इस ऑब्जेक्ट का यानी कि हमारे अर्थ का मास होगा। देन वी स्क्वायर जो बताया जा रहा है, वी स्क्वायर क्या होगा, वी स्क्वायर इसकी स्पीड होगी अपॉन टाइम, यानी सॉरी अपॉन आर, ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यही फॉर्मूला है ना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर जो होगा इसका रेडियस होगा। रेडियस किसे कहेंगे, सेंटर से लेकर अगर हम कंसिडर करेंगे डिस्टेंस को तो उसे हम रेडियस कहेंगे। एक जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट तक सेंटर के, उसे हम रेडियस कहेंगे। तो ये फॉर्मूला हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब इससे न्यूटन ने ये कैसे कंसिडर किया कि जो ग्रेविटी है, सॉरी ये जो एक मिनट, हाँ, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का उन्होंने स्क्वायर क्यों लिया, अपने लॉ ऑफ ग्रेविटी में डिस्टेंस का स्क्वायर उन्होंने इनवर्स प्रोपोर्शन में क्यों लिया, वो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में समझेंगे। चलिए, द स्पीड ऑफ प्लैनेट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पीरियड ऑफ इवोल्यूशन टी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो स्पीड ऑफ प्लैनेट है इसे टाइम पीरियड में हम टी से कंसिडर करेंगे एज फॉलोज। चलिए, अब यहाँ पे क्या किया गया है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लैनेट इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट। अब देखिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया। अगर आपको पूछा जाए कि ये प्लैनेट, ये हमारा जो अर्थ है, कि अर्थ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि ये जितना रास्ता है, ये रास्ता जितना है उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, है ना। तो हम इस रास्ते को कैसे कंसिडर करेंगे, तो ये हो गया सर्कल का पेरीमीटर। अब देखिए सर्कल का सर्कमफेरेंस जो होता है उसे ही पेरीमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है उसे ही ऑर्बिट का पेरीमीटर कहेंगे। सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं पता होगा आपको, फिर भी एक बार बता देता हूँ। सर्कल का ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट होता है, सर्कल जो होता है ना एकदम ऐसे, तो ये राउंड जो होता है सर्कल का, इस राउंड को ही जो है उसका पेरीमीटर कहेंगे या फिर सर्कमफेरेंस कहेंगे। इसे कैलकुलेट करने के लिए 2 पाई आर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम पेरीमीटर ऑफ ऑर्बिट 2 पाई आर ले लेंगे, ठीक है, रिवॉल्यूशन के टाइम को कंसिडर करने के लिए 2 पाई आर। और आर जो है वो डिस्टेंस है सन से प्लेनेट का। टाइम कितना लिया जा रहा है, तो यहाँ पर टी कह दिया जाएगा। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है प्लेनेट के जरिए उसे 2 पाई आर से कंसिडर किया जा रहा है। डिस्टेंस 2 पाई आर, क्योंकि राउंड एक जो होता है सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालने के लिए 2 पाई आर का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर ऑर्बिट का पेरीमीटर निकालने के लिए 2 पाई आर यूज किया जा रहा है। और आर जो है वो डिस्टेंस है सन से प्लेनेट का, और यहाँ पर जो टाइम लग रहा है उसे टी से कंसिडर किया जा रहा है। अब इसकी स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ पर v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम, ये तो हमने देखा था। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है हमारी अर्थ, तो 2 पाई आर। टाइम कितना लग रहा है, तो टी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे v का फॉर्मूला क्या आया था, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल टाइम टेकन। अब यहाँ पे 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम v स्क्वायर को इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर देंगे। m v के फॉर्मूले को यहाँ पे डालना पड़ेगा, 2 पाई आर अपॉन टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पर r। m जैसे कि वैसे आ गया, v की जगह पर 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी का होल स्क्वायर हो गया। इसे हमें कैलकुलेट करना है अभी आगे। देखिए अब क्या आएगा इसका, m स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 m सॉरी 4 पाई स्क्वायर और r स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ठीक है। ये चीजें आ गई यहाँ पे, डिवाइडेड बाय r, इस तरह से लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, अब ये 4 को बाहर ले लेंगे तो 4 m पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी अपॉन आर। अब ये जो नीचे यहाँ पर आर आ रहा है, इसे अगर हम और अलग तरह से लिखना चाहे तो और अलग तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, बताता हूं आपको। इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर, ऐसे आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी डिवाइडेड बाय आर
इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है और ये डिवाइडेशन में, तो ये r और ये एक r कट जाएगा। इससे हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। जब आप r कट कर दोगे तो यहाँ पे आपको 4m पाई स्क्वायर r डिवाइडेड बाय t स्क्वायर आपको यहाँ पर मिलेगा। t जो नीचे था क्योंकि t का स्क्वायर आएगा ना, तो t स्क्वायर आपको यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए t स्क्वायर था यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे, ये t स्क्वायर और यहाँ पे भी टी स्क्वायर। तो आपको इस तरह से ये जो है फॉर्मूला मिलेगा। अब बाद में आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आर स्क्वायर से, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आर स्क्वायर से। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपको यहाँ पे जो आगे की प्रोसीजर है वो करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है आर स्क्वायर से। 4m पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपको आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर आर स्क्वायर, इस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, अब जब अब से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे आर स्क्वायर से तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, चलिए जब आप इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, सॉरी 4m पाई स्क्वायर, 4m पाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आर क्यूब। ओके, आर क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाय, और क्या होगा, टी स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये वाला आर यहाँ का यहीं रह गया, अब टी को हम इधर निकाल देंगे, इनटू अलग से निकाल देंगे, थोड़ा सा एक हमें इक्वेशन बनाना है ठीक से, इसलिए चलिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। अब आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर जो है केपलर्स थर्ड लॉ के मुताबिक ये कांस्टेंट वैल्यू है। केपलर्स थर्ड लॉ के मुताबिक ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। कौन सी, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के क्यूब, ये कांस्टेंट के हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें 1/k इस तरह से लिखना पड़ेगा इसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे 1/k हम लिख कर देखते हैं। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, 1/k। ओके, चलिए तो अब क्या होगा, इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला मिला था, लेकिन हमने क्या किया कि यहाँ पर आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर जो था, इससे हमने रिप्लेस कर लिया, के प्लस थर्ड लॉ से कांस्टेंट को ले लिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर के लिख दिया, 1/k कांस्टेंट आ जाएगा तो यहाँ पे के लिख दिया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे और क्या चीज बोली जा रही है कि यहाँ पर कुछ चीजें कांस्टेंट रहेगी, इस फॉर्मूला में कुछ वैल्यूज कांस्टेंट रहेगी। कौन सी वैल्यूज, 4 ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। मास, अब देखिए अगर हम अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ का मास चेंज होगा क्या, ठीक है, अर्थ का मास, दूसरा कोई आपने ऑब्जेक्ट पकड़ लिया, कोई भी एक चीज, तो उसका मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास तो चेंज नहीं होगा, तो मास कांस्टेंट हो गया। पाई की वैल्यू जो है स्टैंडर्ड वैल्यू कांस्टेंट है पाई की। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर के जो है ये भी कांस्टेंट है, तो ये सारी चीजों की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, तो ये हो गया कांस्टेंट। ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। तो हम और कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को, तो इस वजह से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 1/r स्क्वायर, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस स्क्वायर से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से यहीं से केपलर्स लॉ की वजह से हेल्प मिली और न्यूटन ने कंसिडर किया कि जो फोर्स रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा डिस्टेंस के स्क्वायर से। इस तरह से यहाँ पर हमें समझने आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर thus Newton concluded that the centripetal force which is the force acting on the planet and is responsible for its circular motion must be inversely proportional to the square of the distance between the planet and the sun। इसी इक्वेशन की वजह से न्यूटन ने कंसिडर किया कि जो फोर्स, इसी इक्वेशन की वजह से
न्यूटन ने ये कंसिडर किया कि जो फोर्स लग रही है किसी भी एक प्लैनेट पे वो उसके डिस्टेंस स्क्वायर से यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, चलिए, न्यूटन आइडेंटिफाइड दिस फोर्स विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड हेंस पोस्टुलेटेड द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और न्यूटन ने इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया और स्क्वायर और इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसे कह दिया है। ठीक है, the gravitational force is much weaker than the other forces in nature but it controls the universe and decides its future। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे कमजोर फोर्स हो सकती है हमारे नेचर में, लेकिन यही फोर्स जो है वो यूनिवर्स के फ्यूचर को डिसाइड करती है। ठीक है, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ह्यूज मासेस ऑफ प्लैनेट। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि प्लैनेट्स के पास बहुत बड़ा मास मौजूद है, प्लैनेट के जो मास है वो बहुत बड़ा है। स्टार्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूनिवर्स, अब सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिवर्स के स्टार्स प्लैनेट्स इन सबके पास जो मास है, इसी वजह से सारी चीजें पॉसिबल हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए बताई गई है, सॉल्व करके ही दी गई है, आपको इन्हें समझना है। सिर्फ क्या बोला जा रहा है, महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। महेंद्र और विराट जो है दोनों एक जगह पर बैठे हुए हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है 1 मीटर दिया गया है, डिस्टेंस डी दे दिया गया है। देयर मासेस, मासेस यहाँ पर मास M1 ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पर 75 kg और M2 ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पर 80 kg दे दिया गया है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स आपको कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन R, यही फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। R आपको दे दिया गया है, रेडियस, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो M है। देन उसके बाद M1 M2 भी आपको दिया गया है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ग्रेविटेशनल फोर्स की, इसके बारे में हमने पढ़ा होगा। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है कांस्टेंट होती है। देखिए यहाँ पर इस टेबल को देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये यहाँ पर आपको कुछ चीजें बोली जा रही है। SI यूनिट, द यूनिट ऑफ ग्रेविटी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम केजी -2। देखिए, जो यूनिट होगा SI यूनिट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 इस तरह से होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। जो वैल्यू ऑफ जी है इसको सबसे पहले मैथमेटिकली कैलकुलेट करके किसने दिया था? तो हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके बताया था। देन इन SI यूनिट्स इट्स वैल्यू इज, और SI यूनिट में जी की वैल्यू कितनी है? 6.673 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बताया है, ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट है जी की। चलिए आगे, अभी जहां पर थे हम वहां पर बढ़ते हैं। सो हम पढ़ रहे थे इस फॉर्मूला को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, जी की वैल्यू पता है। अब इन सारी वैल्यूज को, जी की वैल्यू यहाँ पर आप लिख देंगे, देन M1 M2 आ गया, देन यहाँ पर रेडियस की वैल्यू आ गई। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलेगी, और इससे हम ये कह सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्रा एंड विराट इज 4.002 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 न्यूटन। दिस इज वेरी स्मॉल फोर्स, सबसे ये बहुत फोर्स बहुत कम है। इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन महेंद्रा एंड द बेंच ऑन विच ही इज सिटिंग इज जीरो, अगर इस बेंच के ऊपर फ्रिक्शन जीरो है, then he will start moving towards विराट under the action of force। और इसी वजह से अगर फ्रिक्शन जीरो है तो जो है धीरे धीरे वो विराट की तरफ महेंद्र मूव होना शुरू हो जाएगा इस फोर्स की वजह से। वी कैन कैलकुलेट हिज एक्सलरेशन एंड वेलोसिटी बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हम इसके एक्सलरेशन को और वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और आगे दिए हुए इस प्रॉब्लम में उसके वेलोसिटी और एक्सलरेशन को कैलकुलेट किया गया है, आप इसे खुद स्टडी करें और बताने की कोशिश करें कि आपको ये लेक्चर समझ में आया नहीं आया। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लाइक करोगे तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसे ही वीडियो बनाकर आप तक सारी सारी चीजों को सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करने का। और अभी हमारा ये लेक्चर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, आने वाले लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कंटिन्यू अपडेट चाहिए हमारे लेक्चर्स की तो हमारे बेल आइकॉन को, हमारे चैनल के बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी और चैप्टर पर वीडियो बनाए तो उसे भी आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन सारी चीजों को समझने में आसानी हो। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।